Drum di 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 dum dum, I'ma pop it like a गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फंक्शन। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और डोमेन निकाल रहे थे। याद है मैंने डोमेन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक क्वेश्चंस कराया था मैंने। अब थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में जानना जरूरत है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि इन सब के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा कर लोगे तो उसके बाद जो डोमेन के क्वेश्चंस बनेंगे वो काफी बेहतर बनेंगे, है ना। तो देखो इसीलिए मैंने बोला था कि डोमेन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिकॉज उसके अंदर आपको ढेर सारी चीजें पढ़नी है जिससे कि आपका पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस को लेके है। हम आज उन स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में जानेंगे और जानने के बाद उनके ग्राफ को भी थोड़ा बहुत जानेंगे, हल्का फुल्का। वैसे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट हाँ थोड़े बहुत ग्राफ को भी जानेंगे, हल्का फुल्का ग्राफ जानेंगे और उसके बाद तब हम लोग डोमेन पे फिर से टर्नओवर करेंगे, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला जो फंक्शन है आपके पास वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्या नाम है बाबू इसका? कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है इसको, है ना। इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। अब बात निकल के आती है सर कि कांस्टेंट फंक्शन है क्या, कैसे दिखाओगे इसको? तो बहुत ही सिंपल बात है। अगर कहीं लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट के, तो हम लोग कहते हैं कि ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब तुम x कुछ भी डालो, तुम x के जगह 1 डालो, तुमको मिलने वाला k ही है। तुम x के जगह 2 डालो, तुमको k मिलेगा। तुम x के जगह 3 डालो, तुमको k मिलेगा। यानी तुम कोई भी वैल्यू डाल दो x की जगह, तुमको आउटपुट के रूप में एक ही चीज मिलने वाला है, वो है कांस्टेंट k, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड k। ठीक। अगर हम बात करते हैं इस फंक्शन के डोमेन की, डोमेन का मतलब क्या हो गया बच्चों कि कौन सा वैल्यू है जो कि इसको डिफाइन रखेगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर। कोई ऐसा संख्या नहीं है जहां पे ये नॉट डिफाइंड हो सके। अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के ग्राफ की, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है बच्चों, एफ एक्स को मान लो y बराबर k का ग्राफ बनेगा। यानी अगर ये मेरा x y एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो y बराबर k, ये वाला जो तुम ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ तुम्हारे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू k का। एकदम सिंपल सी बात। क्लैरिटी आ रही है? धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें आ रही हैं। आज मैं एक और चीज तुम लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा फंक्शन से रिलेटेड, लेकिन ठीक है पहले ये समझो कि ये हो गया है ना, ये ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया? एफ एक्स इज इक्वल टू के का। और ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड नंबर पे। कांस्टेंट फंक्शन के बाद बच्चों जो फंक्शन आता है ना, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। एकदम सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी। देखो इन सब के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए ऐसा है, समझो मेरी बात को, मैं मैथ्स में सिलेबस को कैसे लेके चल रहा हूँ। हमने सेट थ्योरी को कंप्लीट किया, हमने रिलेशन को कंप्लीट किया, हमने सेट का टेस्ट लिया, हमने रिलेशन का टेस्ट लिया, और अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन एक ऐसा मैथ्स का चैप्टर है जिसमें कि आपको काफ़ी इफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। फंक्शन में हमने सिर्फ देखा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद हम उसके डोमेन पे चले आए। यहाँ तक कि मैंने अभी तक ये भी नहीं बताया कि अगर कोई ग्राफ दिया है तो ग्राफ को देख के कैसे पहचानोगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो बहुत से भी चीज़ें हैं फंक्शन में भी। फंक्शन का ये चौथा पांचवा लेक्चर है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था। फिर मैंने आइडेंटिटी फंक्शन को बताना स्टार्ट किया। अब ग्राफ, तो देखो इस फंक्शन के ही अंदर हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ग्राफ की मैं स्पेशल क्लास लगाऊंगा। फंक्शन में जो ग्राफ पढ़ना है हल्का फुल्का वो हम देखेंगे, लेकिन ग्राफ का जो एक स्पेशल क्लास है, जैसे ग्राफ होते क्या है, ग्राफ को बनाने से फायदा क्या है, उसका
अप्रोच क्या है, एल्गोरिदम क्या है उसको करने का, या फिर उस ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कर्वेचर्स वगैरह के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग अलग से ग्राफिकल कॉन्सेप्ट का क्लास करके करेंगे और जल्दी ही करेंगे। लेकिन पहले जितना रिक्वायर्ड है डोमेन समझने के लिए, मैं उतने ग्राफ की नॉलेज तुम्हें हल्की हल्की दे रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान से देखो। हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। तो बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर जो डाला तुमने x डाला और तुमको वही चीज मिल गया, तुमने वहां y1 डाला 1 मिला, 2 डाले 2 मिला, 3 डाले 3 मिला, तो ये फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तो ये सारा रियल नंबर होता है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जहां पे ये नॉट डिफाइंड हो सके। अगर मैं इसका ग्राफ का बात करूं तो उसके लिए तुमको y इज इक्वल टू एक्स लिखना पड़ेगा, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप काफी पहले भी मैंने समझाया है और आप जानते भी हैं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है ना, ये होता है हमारा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बच्चों? y बराबर x का। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों तुम लोग का, वो है मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बता दो जल्दी फटाक से? वो है हमारा एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, मॉडुलस। ठीक, जो तीसरे नंबर पे है अपना वो है मॉडुलस फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट। इस फंक्शन के बारे में बहुत सी जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, इसकी प्रॉपर्टी भी समझनी बहुत जरूरी है ना, ताकि आपसे क्वेश्चन बन पाए। देखिए, अब देखिएगा, ये दोनों तो काफी आसान थे, हल हुआ। मॉडुलस फंक्शन को लिखा जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x की तरह मॉडुलस फंक्शन को लिखते हैं। अब इसकी कहानी क्या कहता है कि सर ये जो मॉड x है, आप इसके अंदर कुछ भी डालो, ये जो बाहर आउटपुट देगा वो एक पॉजिटिव आउटपुट ही देगा, नेगेटिव आउटपुट नहीं देने वाला है। यानी तुम इसके अंदर अगर 2 डालोगे तो तुम्हें 2 मिलेगा, अगर -4 डालोगे तो 4 मिलेगा। ये कभी भी एज अ आउटपुट नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देता है। यानी इसको अगर ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं कि मॉड x जो है वो 2 तरीके से ब्रैकेट को, इस डब्बे को ओपन करेगा, ये खुलेगा 2 तरीके से, या तो सिर्फ x बाहर निकलेगा या फिर -x बाहर निकलेगा। अब मेरे कहने का मतलब समझना, मॉडुलस फंक्शन कहता है कि मेरे अंदर तुम कुछ भी डालो, हम आउटपुट आपको अल्टीमेटली पॉजिटिव ही देंगे, हम आपको नेगेटिव आउटपुट नहीं देने वाले। समझ रहे हो बात को? तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि मॉड x को 2 तरीके से ओपन करते हैं, मॉड x को 2 तरीके से खोलते हैं, या तो मॉड x की तरह खुलता है या -x की तरह। तो तुमने जैसे ये -x देखा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर आप मेरे को बताओ, आपने बोला अभी आपने बोला कि फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है ये आउटपुट में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देगा, इसके अंदर तुम जो भी डालोगे ये उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके बाहर पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। फिर आप अभी अपने सेकंड स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि ये डब्बा 2 तरीके से खुलता है, एक में ये x देता है, एक में ये -x देता है। तो बच्चों, तो सर ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये माइनस लगा तो नेगेटिव हो गया ना? नहीं, ध्यान दीजिए, ये x की तरह तब खुलेगा जब तुमने x को 0 से बड़ा या 0 के बराबर रखा है। अगर आपका x 0 से बड़ा है, यानी पहले से ही पॉजिटिव है, या फिर 0 के बराबर है, तो जो डालोगे तुमको वही मिल जाएगा। सुनना मेरी बात को, इस डब्बे के अंदर अगर आप ऐसी क्वांटिटी डालते हैं जो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो आप इसके अंदर जो डालेंगे सेम वही चीज एज अ आउटपुट आपको बाहर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा इसके अंदर इनपुट कर दिया जो कि 0 से कम है, नेगेटिव है, तो आप जो डालेंगे वही चीज आपको बाहर नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा माइनस लगा के बाहर मिलेगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझो तो काफी बेहतर तरीके से क्लियर होगा। मैंने डब्बे के अंदर एक बार डाल दिया 2, तो 2 जो है एक पॉजिटिव संख्या है, तो मैंने जो डाला एग्जैक्टली मुझे बाहर वही चीज वापस मिल गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने डब्बे के अंदर -2 डाला,
अब बताओ -2 एक नेगेटिव संख्या है, तो क्या मैंने जो डाला वही -2 मुझे बाहर मिलेगा? नहीं, आपने जो डाला वो तो आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही नहीं मिलेगा बल्कि एक एक्स्ट्रा माइनस लगा के मिलेगा, ताकि ये माइनस और इसका खुद का माइनस मिलके +2 कर दे। तो अगर गौर से देखो तो x तब मिलता है जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है। अब सोचो कि अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये x पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये x पॉजिटिव है तो जो डालोगे वही मिल जाएगा, बिकॉज मॉडुलस का काम है कि वो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना के बाहर भेजता है। लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव क्वांटिटी डाला तो आपके नेगेटिव x की वजह से x के पास पहले से एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, x के पास पहले से एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। अब इसके खुद के नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये टोटल चीज तुम्हारा आउटपुट है, ये पूरी चीज, और ये पूरी चीज नेगेटिव नहीं है, ये पूरी चीज कैसी है? तो ये पूरी चीज आपकी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्यों? क्योंकि x आपका पहले से नेगेटिव है, और x की नेगेटिविटी और जो बाहर माइनस लगा है, इन दोनों के वजह से जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको पॉजिटिव मिल जा रहा है। जैसे देखो यार, मैंने -2 डाला, -2 के पास पहले से नेगेटिव साइन था, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो अगर ये डब्बा हटेगा तो सिर्फ -2 मिलता तो मॉडुलस गलत हो जाता। तो उसने क्या किया कि हमने जो डाला उसमें उसने एक्स्ट्रा माइनस लगा के बाहर भेजा, ताकि ये माइनस और ये माइनस मिलके हमें क्या मिले? प्लस मिल जाए। तो अब आई बात समझ में कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा आउटपुट में प्लस देता है, हमेशा पॉजिटिव देगा। लेकिन हम इस डब्बे को दो तरीके से खोलते हैं। हमें तो x के बारे में नहीं ना पता है जी, हमको तो पता ही नहीं है कि मेरा x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हम दोनों चांसेस लेंगे। हम कहेंगे कि अगर x मेरा पॉजिटिव या 0 है तो ऐसे खुलेगा, और अगर x मेरा नेगेटिव है तो ऐसे खुलेगा। इसी वजह से अगर डब्बे के अंदर मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो तो इसको डायरेक्ट y आप मत लिखिएगा, आप गलत हो जाएंगे। अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो आप इसको अगर ओपन करते हो, डब्बे को हटाते हो, तो दो तरीके से, या तो y या तो -y। y कब? जब ये 0 से बड़ा या बराबर हो, और ये कब? जब 0 से छोटा हो। इस डब्बे को खोलने का यही सबसे सटीक तरीका है। अगर आप डायरेक्ट उसको हटा दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे नंबर लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया mod 4, आप आराम से 4 लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि 4 पॉजिटिव नंबर है। कहीं पे आपको दे दिया गया mod -4, तो आप डायरेक्ट 4 लिखो, क्योंकि आपको पता है कि अंदर का नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव देगा। लेकिन यहाँ y कैसा है आपको तो नहीं पता है, तो आप केसेस लोगे। आप पहला केस लोगे कि अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे खुलता, अगर नेगेटिव होता तो ऐसे खुलता। ठीक, तो मॉडुलस में जो सतर्कता रखने वाली बात होती है वो यही है कि इस डब्बे को हम इस प्रकार से खोलेंगे कि भैया मेरा यहां पे दो केस लिया जाता है, 2 केस ले और तभी डब्बे को खोले। अगर आप डायरेक्ट खोल दोगे तो आपका आंसर गलत आने लगेगा, आप एक आंसर को मिस करने लग जाओगे। इसके 2 आंसर्स आएंगे तो आप एक को मिस कर जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख के इसको खोलना है ना। हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो भाई ये तो हो गया मॉडुलस की बात। अगर हम तुमसे पूछें कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है, तो मेरे भाई इस फंक्शन का डोमेन कोई भी, दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, तो इसका डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं बच्चों, तो जगह तो मेरे को नहीं दिख रहा है इसके ग्राफ के लिए, है ना। तो आप एक काम करो, पहले इसको उतारो, फिर हम लोग मॉडुलस का ग्राफ देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, समय ज्यादा नहीं लगाना है। आइए बच्चों, जरा हम लोग इसका ग्राफ देखें। अगर ग्राफ की बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ग्राफ को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ऐसा आपको, असल में मेरे को डोमेन और रेंज आपको सिखाना है,
और बहुत बेहतर लेवल पे सिखाना है। मतलब कोई क्वेश्चन उसके गलत नहीं होने चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि एडवांस में एक क्वेश्चन डोमेन रेंज से रहता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन आप गलत करो। थोड़ा समय लग रहा है, अच्छा खासा क्लास लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि ये चैप्टर पेशेंस वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, बिकॉज इसमें बहुत फेरबदल है और काफ़ी एप्लीकेटिव, काफ़ी एप्लीकेशन है, काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ो। हम इसीलिए स्लो चला रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए, है ना। तो देखिए बच्चों, क्या है कि ये ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का, है ना, विक्ट्री की साइन होती है। अगर ऐसा कहीं ग्राफ देखो तो ये ओरिजिन है ना, ये 45 डिग्री बनाएगा, ये विक्ट्री का साइन आपके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किस चीज का है बच्चों? तो ये ग्राफ है y = mod x का, है ना। और हम जानते हैं कि इसका डोमेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका डोमेन होता है पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरी रियल नंबर इसकी डोमेन होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब क्या है कि मॉडुलस में थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी भी समझना बच्चों काफी जरूरी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी काफी काम की चीज होती है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को। क्या प्रॉपर्टी है? कहता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो √x², समझना मेरी बात को, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कहीं लिखा है √x², तो आप क्या लिखेंगे? मैक्सिमम बच्चा बोलेगा कि ये स्क्वायर और रूट कटेगा और हमको फट से x मिल जाएगा। ये गलत है, ऐसा आप एकदम न सोचें। कभी भी √x² सिर्फ x नहीं होता है। मैं बता रहा हूं तुमको कि इस चीज में तुम काफी गलती करने वाले हो। ये चीज मैं तुमको बार बार मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चे कि ये प्रॉपर्टी तुम प्लीज अपने को इतना ज्यादा शार्प कर लो कि ये प्रॉपर्टी तुम जिंदगी में नहीं प्लीज भूलो। एकदम इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये प्रॉपर्टी बच्चे भूल जाते हैं, जिसके वजह से बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है, बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, बहुत बड़ा। यहां पे ये मिस्टेक तुमको नहीं समझ में आएगा, तुमको ये मिस्टेक समझ में आएगा ट्रिगोनोमेट्री में, तुमको ये मिस्टेक समझ में आएगा क्लास 12th में, समझ रहे हो बात को। वहां पे ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाएगी। हमेशा याद रखिएगा √x² = x, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। ये सरे सर हम इसको क्या कहेंगे? रॉन्ग स्टेटमेंट कहेंगे। सही क्या है सर? √x² mod x होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ऊपर वाला करेक्ट नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना, समझ गए बात को? हमेशा याद रखना √x² mod x होता है, ना कि x, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन समझना। अगर कहीं लिखा हुआ है x² < a², है ना, समझना है x² < a², ये चीज लिखा हुआ है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसी चीज को, सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? mod x < a। समझ रहे हो बात को? ये चीज या ये चीज, दोनों ही चीज आपस में इक्विवेलेंट है। इसको सॉल्व करोगे जो चीज मिलेगा, सेम चीज इसको सॉल्व करने से मिलता है। तो ये भी मॉडुलस की एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में काउंट होती है, ठीक। जैसे इसको सॉल्व करोगे x² < a², तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे x² - a² < 0, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x - a और x + a < 0। फिर आप यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, यहाँ -a और यहाँ प्लस है, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। सो दिस विल बी योर आंसर। आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -a से लेके a के बीच में, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिलता है। सेम कहानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो ये चीज हो या ये चीज हो, आपको दिमाग में रखना है। चलिए थोड़ा सा हम इसको और एलेबोरेट करें जरा। आइए बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने अभी आपको क्या है बताया, एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि भाई साहब x² < a² है, तो हम इसको लिखें या mod x < a लिखें, ये दोनों बातें
सेम है। और इन दोनों का ही जो सॉल्यूशन आता है बच्चे, वो आता है x जो है वो कहां से कहां तक होता है, -a से लेके a के बीच, जिसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a से a। तो ये जो मैंने तुमको एक अभी छोटी सी चीज बताई ना, ये वाली चीज, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में भी काफी काम आएगा। अब जैसे देखो, इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हम लोग कर लें ताकि और अच्छे से सेट कर जाए। मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया mod x इज लेस देन इक्वल टू 7, और मैं तुमसे पूछता हूं कि इस कंडीशन में मेरे भाई x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। जो mod x है वो 7 से कम है या बराबर है, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी, है ना। बच्चे सोचेंगे कि 0 1 2 3 4 5 होगा, नहीं, ये नेगेटिव में भी हो सकता है। कहता है कि अगर ऐसा है तो x जो है वो -7 से लेके 7 के बीच में होगा। और एकदम सच्चाई है, ध्यान से देखो, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, यहां पे मैं लिखता हूं -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड देन हियर 1, ऐसे करते करते 7। -7 भी रखोगे इसके अंदर तो 7 के बराबर मिलेगा, -6 भी रखोगे तो 7 से कम 6 मिलेगा, -5 रखोगे तो 5 मिलेगा जो कि 7 से कम है। तो अगर mod x 7 से कम है तो इसका मतलब है कि ये चीज -7 से 7 के बीच में है। इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -7 to 7। ये भी आपका एक आंसर लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल 2 में कि mod x -1 लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, अंदर वाला जो चीज है, देखो ध्यान से, अंदर वाली जो चीज है, सॉरी mod x -1 अंदर वाला, ये अंदर वाला -2 से लेके 2 के बीच में होगा। ये जो देख रहे हो ना mod x -1 अंदर वाला, यहां पे भी देखो अंदर वाला -7 से 7 के बीच, अंदर वाला -a से a के बीच। तो यहां अंदर में x -1 है तो अंदर वाला यानी x -1 -2 से 2 के बीच होगा। अब तीनों तरफ 1 जोड़ दो, तीनों ही तरफ 1 जोड़ोगे तो x हो जाएगा तुम्हारा -1 से लेके 3 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1 से 3 के बीच में। समझ रहे हो। अगर इसी तरह हम तुमको ये क्वेश्चन दे दें, पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए। अगर मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि भैया x -5 लेस देन इक्वल टू 4 और मैं पूछूं x की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या कहोगे, ये जो अंदर वाला है सर जी, ये अंदर वाला -4 से 4 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब है कि 5 अगर जोड़ दें चारों तरफ तो यहां तो 1 हो जाएगा और यहां 9 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 से 9 के बीच आएगी। तो यही ध्यान रखना है कि अगर मॉड के अंदर कुछ है, जैसे मान लो मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, और वो चीज मेरा a से कम है, तो ये मॉड क्या कहता है कि जो फंक्शन होगी आपकी वो -a से लेके a के बीच में होगी, यानी पूरे अंदर वाला तुम्हारा वहां से वहां के बीच होगा। तो इस बात को एकदम अच्छे से गौर से ध्यान से समझ के रखना, ठीक। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अभी मॉडलेस के इसको बढ़िया से उतारो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक चीज चेक कर लूं कि वहां तक आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। चलो उतार लो बच्चों जल्दी। हाँ दिख रहा है, सही है, उतार लीजिए प्लीज, उसको उतार लीजिए फटाक से। चलिए काफी बेहतर। तो हमने 2 प्रॉपर्टी देखी है अभी तक, है ना, और बड़े अच्छे से एलेबोरेट करके हमने देखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सब का काम आएगा डोमेन निकालने में ना, ये सब काम आएंगे। आ जाओ बच्चों, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर x स्क्वायर से ग्रेटर देन a स्क्वायर लिखे हो, x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a। दोनों बातें सेम है। अगर x स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा है तो mod x a से बड़ा होगा, ठीक है। अब बात आती है सर फिर x क्या होगा, तो x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 2 होंगी। x हमारा a से बड़ा होगा, इसके साथ साथ x हमारा -a से छोटा होगा।
ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं इसको नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करता हूं। यहां मेरा -a है, यहां मेरा a है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए x को a से बड़ा होना है और नहीं तो -a से छोटा होना है। अगर आप ऐसे लिखें तो x जो है वो -∞ से -a होगा, यूनियन a से लेके इंफिनिटी होगा। ये x की कंडीशन होगी। अगर मेरा x स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा है तो मेरा मॉड x a से बड़ा होगा, और x की वैल्यू हमारी a से बड़ी होगी और -a से छोटी होगी। ये चीज भी आपको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में रख लेना है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो जैसे इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन करा के समझा दूं आपको क्या कहानी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि भाई साहब मेरा जो मॉड x है वो 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब x क्या है। अगर मैं उससे पूछा जाए फाइंड x, तो हम कहेंगे कि जो अंदर वाला है ना मेरे भाई, अंदर वाला ये 9 से बड़ा होगा और इसके साथ साथ यही अंदर वाला -9 से छोटा होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर और बेहतर तरीके से लिखें तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 9 से इंफिनिटी यूनियन -∞ से -9, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक। अच्छा और देख लो, और देख लो, और कुछ क्वेश्चन देख लो। मान लो हमने तुमको यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये क्वेश्चन दे दिया, मॉड ऑफ x - 3 जो है वो 4 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है बच्चों आंसर, कि जो अंदर वाला है वो पहले केस में तो 4 से बड़ा होगा, साथ ही साथ यही अंदर वाला -4 से छोटा होगा। तो अगर ऐसा है तो x जो है मेरा वो 7 से बड़ा होगा, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए ये उधर जाएगा तो x जो है मेरा -1 से छोटा होगा। तो मेरा आंसर आएगा -∞ से -1 यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। आपको इसको दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 नंबर में प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आते हैं इसी तरीके से 4th नंबर प्रॉपर्टी पे, ठीक है। देखो बच्चों, जो 4th नंबर प्रॉपर्टी है वो काफी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई बड़ी चीज है या कुछ ऐसा कुछ है ना, बड़ा आसान सा प्रॉपर्टी है। बताता हूं क्या है, ठीक। मॉड x प्लस वाई जो होता है ये मॉड x प्लस मॉड y के बराबर होगा कि नहीं होगा, आपको ये सोचना है। क्या मॉड x प्लस वाई ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मॉड x प्लस वाई का मॉडुलस बराबर हो जाए इसके? हाँ, एकदम पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब हमारा इफ x एंड y बोथ हैव सेम साइन। अगर दोनों का सेम साइन यानी दोनों पॉजिटिव हैं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर x मेरा 0 से बड़ा या बराबर और y भी मेरा 0 से बड़ा या बराबर तब हो सकता है, या फिर मेरा x जो है वो 0 से छोटा है या y फिर 0 से छोटा है तब हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये कंडीशन कभी फुलफिल नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा 4था नंबर प्रॉपर्टी हो गया। हमारा 5वां नंबर प्रॉपर्टी बाबू माइनस को लेके है ना, माइनस को लेके है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से उतारिए बच्चों, चलो जल्दी से उतार लो। चलिए देखो क्या है कि मॉडुलस की इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए काफ़ी है। जो माइनस वाली प्रॉपर्टी है हम लोग उसको भी डील करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसका फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जब हम अच्छे से तुम लोग को इनइक्वालिटी में, जैसे वेविक कब मेथड मैंने बताया, उसी तरह जब इनइक्वालिटी में हम मॉडुलस इनइक्वालिटी समझा रहे होंगे तो उन सब चीज़ों को डील करेंगे। अभी अगर उसको हम बताने लग जाएँ तो एक अच्छा खासा टाइम निकलेगा। अभी काम की चीज़ तो हो गई, मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है 4th नंबर पे, और वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी बाबू काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम लोग देख रहे हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक। क्या है, कैसे करते हैं, ये समझना है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डब्बे के अंदर x, ऐसा डब्बा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये होता क्या है सर, ये जरा समझना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम क्या कहते हैं इसको, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या कहा जाता है, कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, अब ये समझना, ठीक। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं
तो इसका डोमेन बाबू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। ठीक, तो देखो जैसे डब्बे के अंदर मैंने x डाल दिया है ना, डब्बे के अंदर x डाला है। अब हम अलग अलग x की वैल्यू लेते हैं। मान लो कि हमने x की वैल्यू ले रखी है 1.3, तो आपने डब्बे के अंदर डाला 1.3, है ना। अब क्या होगा समझना, क्या आउटपुट क्या आएगा मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचो 1.3 के अगल में है 1 और 1.3 के बगल में है 2। 1.3 के पहले है 1 और 1.3 के बाद में है 2, मतलब इसके नियरेस्ट इंटीजर्स अगर हम सोचें तो एक तो 1 है और दूसरा है 2। अब आप बताओ कि इस 1.3 से छोटा इंटीजर कौन है। नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन इससे छोटा इंटीजर कौन है, तो 1.3 से छोटा इंटीजर है 1 एंड दैट्स वाई इसका आउटपुट हो जाएगा 1। ये आपका पहला झटका मिला आपको। ठीक है, दूसरा आ जाओ। अगर मान लो हमने इसके अंदर डाला है 2.3 और अपने को आउटपुट पता करना है। ठीक, तो ये बताओ 2.3 से पहले 2 है और 2.3 के बाद में 3 है। अब इन दोनों इंटीजर में से कौन सा इंटीजर है जो 2.3 से छोटा है, तो 2.3 से छोटा है 2, तो यहां आंसर हो जाएगा 2। उसी तरीके से अगर हम तुमको क्वेश्चन दे दें 1.67, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 1.67 से पहले है 1 और 1.67 के बाद है 2। अब 1.67 और 1.67 से छोटा कौन है, 1 की 2, 1, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। अगर मैं तुमको इसी तरह क्वेश्चन दे दूं 1.35, तो तुम कहोगे 1.35 से छोटा 1, 1.35 से बड़ा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। तो एक चीज तो आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो रही है कि अगर जो x है ये अगर मेरा 1 से लेके 2 के बीच में है तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वो 1 आता है। ठीक है, अगर हम अपने x की बात करें, x मेरा 2 से लेके 3 के बीच जाएगा तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। अगर मेरा x जो है वो 3 से लेके 4 के बीच जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। अगर मेरा x जो है वो 4 से लेके 5 के बीच जाएगा तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। अगर मेरा x जो है वो 5 से लेके 6 के बीच है तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा, है ना। समझ रहे हो कहने का मतलब, यानी अगर हम कहें कि मेरा x जो है वो किसी संख्या k से लेके k+1 के बीच है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वो k आता है। ये बात हमको ध्यान से समझ के रख लेना है। आ रही है ना बात समझ में। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक सिंपल सा फंडा हो गया। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसके ग्राफ की, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, ध्यान से देखो कैसा ग्राफ बनता है। इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, यहाँ पे हम लगाएंगे 0, यहाँ पे हम लगाएंगे 1, यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे 3, है ना। ऐसे ही करके बनाते हैं। जब मेरा x 0 के 1 होगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, तो हम इसको ऐसे कलर कर देंगे। जब हम 1 से 2 की बात करेंगे तो 1 से 2 में मेरा आंसर 1 आएगा, तो हम इसको ऐसे कलर कर देंगे। 2 से 3 में मेरा आंसर 2 आएगा, तो हम इसको ऐसे कलर कर देंगे। और ऐसे ही स्टेप वाइज ये फंक्शन ऐसा बनता चला जाता है। इसको हम लोग कहते भी हैं स्टेप वाइज, है ना, ऐसे सीढ़ी नुमा बना चला जाता है। ये होता है ग्राफ उसका। बहुत डिटेल में ग्राफ पढ़ना है, लेकिन ये एक सिंपल सा ग्राफ तुमको बता दिए। इस फंक्शन का दो नाम, एक नाम होता है फ्लोर फंक्शन। क्या नाम होता है बच्चों? फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन इसीलिए नाम होता है क्योंकि जब आप रेंज लेते हैं ना, जैसे मान लो 1 से 2 लिया तो तुमको छोटा वाला नीचे वाला मिलता है, 1 आंसर मिलता है, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। फ्लोर वाली चीजें मिलती हैं तो फ्लोर फंक्शन। इसका एक और नाम होता है स्टेप वाइज फंक्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्टेप वाइज फंक्शन भी इसको कहा जाता है। नहीं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हल्का सा डिटेल हो गया। अब एक और बात बताओ, थोड़ा नेगेटिव नंबर पे भी हम लोग चले जाएं। मान लो मैंने लिखा है -7.6, ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल है। तो -7.6 का क्या आएगा आउटपुट? तुम देखोगे इसके पहले -7 है, यहाँ -8 है। अब तुम बताओ -7.6 से छोटा कौन है, -7 की -8? तो आंसर आएगा -8। तो ध्यान रखना यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? -8। तो हर बार ये मत समझना कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब डेसिमल वाला हटा दो, डेसिमल वाला हटा दो, नहीं।
नेगेटिव नंबर देखो, डेसिमल हटाओगे तो दोबारा -7 आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है -8। क्यों? क्योंकि इससे छोटा इंटीजर चाहिए। -7.6 के अगल बगल में -7.6 से छोटा इंटीजर कौन है? तो -8 है, छोटा वाला इंटीजर आता है। ठीक है, तो बस ये चीज तुमको दिमाग में रख लेना है। अच्छा, ये किसके लिए वैलिड है? ये वाला सिस्टम किसके लिए वैलिड है? के, मतलब जैसे मान लो अगर हम के ले लेते हैं -3, सिंपल सा कोई एग्जांपल लेते हैं, के ले लेते हैं -3, तो अगर x मेरा -3 से लेकर -4 के बीच है तो क्या मेरा आंसर -3 आएगा? नहीं, ये पॉजिटिव के लिए वैलिड है ना बाबू, -2, तो मेरा आंसर क्या आएगा? -3 आएगा, है ना? तो ये चीज सबके लिए सही हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? तो बस इसको उतारो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो उतार लीजिए बच्चों, इसको फटाक से मिटा दें। चलो बढ़िया, फटाफट उतारा करो, स्क्रीनशॉट लिया करो, तुरंत उतार लिया करो, है ना? चलिए, इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा हम लोग इसके प्रॉपर्टी पे भी ध्यान दे देते हैं। वैसे डिटेल में तो बहुत पढ़ना है प्रॉपर्टी, लेकिन हल्का सा कहता है कि मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो -n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप नेगेटिव इंटीजर के ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। तो आप लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, है ना? समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7.3 का निकालना है, -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -7.3 के बराबर हो जाएगा। तो 7.3 का तो -7 होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? आप ध्यान से देखिए और उसके बाद बताइए, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये तब सही होगा जब आपका n जो है वो क्या रहेगा? एक इंटीजर रहेगा। अगर आपका n कोई इंटीजर है तब आपका ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे रिजल्ट्स के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर n इंटीजर है तो -n का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो या ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के माइनस लगाओ, दोनों बातें सेम होती है। ठीक है ना बच्चों? बहुत बढ़िया बात है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए आपका x जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो x प्लस k का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k के बराबर होता है ना? जहां पे आपका x क्या है? x आपका कोई सा भी रियल नंबर है, और k आपका क्या है? k कोई ना कोई आपका इंटीजर है। ये भी प्रॉपर्टी आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना? तीसरा इसी तरह का एक और प्रॉपर्टी है बच्चों कि माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर होता है, माइनस बाहर निकालो और उसमें से फिर एक -1 कर दो, इसके बराबर, जहां पे x आपका कोई सा भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो चलो क्या है कि आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक, अभी थोड़ा सा आदमी बिजी है, तुम लोगों को तो पता है क्यों बिजी हूँ, नहीं रोज़ बताने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बट हाँ, कल से या मोस्ट प्रोबेबली परसों से आपकी वीडियो फिर से लंबी और अच्छे, मतलब 1-1.5 घंटे की आने लगेगी, बिकॉज आज ही तक उसका जो बाकी सब प्रोसेस है, ड्रेसिंग वगैरह वगैरह जो होता सब है वो सब करना है, बाकी सब नॉर्मल है। तो थोड़ा बिजी हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है, बट कंसिस्टेंसी के साथ आता रहेगा। आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। एक बच्चे का डाउट था, शायद अनुराग का या फिर किसी का डाउट है जो मैं नहीं भेज पाया हूँ, फंक्शन वगैरह के चैप्टर के, बाबू टाइम नहीं था इसी वजह से नहीं भेज पाया हूँ। मैं उसको बना के आज गारंटी शाम को भेज दूंगा, आज शाम तक आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो अच्छे से इसका वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और मन से पढ़ते रहिए। कल से केमिस्ट्री की भी वीडियो आएगी अच्छे से रेगुलर तौर पे। ठीक, केमिस्ट्री वाले सर का वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और 29 तारीख को उनका डिलीवरी हुआ है, उनको लड़का हुआ है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया कि उनको लड़का हुआ है, और इसी वजह से केमिस्ट्री की वीडियो नहीं आ रही थी। बाय द वे, केमिस्ट्री की वीडियो भी कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग जल्द ही फिर उसी सिस्टमैटिक पैटर्न पे चले आएंगे जिस सिस्टमैटिक पैटर्न पे हम लोग शुरू में थे। बीच में थोड़ी सी कैओस हो गई, बट अभी सही है। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।